जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का भैले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इंडिपेंडेंस डे है और हम लोग इंडिपेंडेंस डे को बखूबी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट भी करना चाहिए। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं और अपने जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनको याद करते हैं। तो लगभग ये सारी चीज़ें और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी के समय में कुछ चैलेंजेज हैं। उन सारे चैलेंजेज को हमको समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को एंशियंट हिस्ट्री से और एंशियंट टाइम के कुछ दार्शनिक हुए जैसे प्लेटो, सुकरात, इन सारे लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी थी जो आज के समय में भी उतनी ही वैलिड है जिस समय उन्होंने स्टेटमेंट कहा था। उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने का प्रयास करूँगा कि जिस देश हमें यानी इंडिया, इस देश में रहते हैं और इस अगल बगल के देश की अगर आप अभी करंट सिनेरियो अगर आप देखें, खासकर बांग्लादेश की, तो हाल के दिनों में तख्ता पलट हो। एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये राइज होता है कि तख्ता पलट क्यों हुआ, ये कूप क्यों हुई। मैं अगर बांग्लादेश की अगर छोटी सी एक आप लोगों के समक्ष छोटी सी भूमिका अगर आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास करूं तो लगभग महज 17-18 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा देश। अगर बिहार की अगर आबादी की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार 10.4 करोड़ और हाल में हुए जातीय जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 13 पॉइंट समथिंग करोड़ बिहार की आबादी है। लगभग आप 20 करोड़ के आसपास ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। लगभग 22-23 करोड़ के आसपास अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आबादी है। अब बांग्लादेश में लगभग 16-17 करोड़ की आबादी में एक ऐसा तबका डेवलप हुआ जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को झेल रहा था, बेरोजगारी को झेल रहा था। ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही थी। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस पर आप लोगों ने देखा भी होगा, रिजर्वेशन को लेकर के। लेकिन वहाँ की जनता अवेयर हुई और अपनी डिमांड को लगभग वो पिछले कुछ समयों से वह कंटिन्यू मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार शायद सफल नहीं हुई थी और जिसका कारण ये हुआ कि तख्ता पलट हुआ। एक स्टेटमेंट भी भारत के संदर्भ में दिया गया था एस जयशंकर जी के द्वारा कुछ दिनों पहले कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश का कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यानी अगर सरकार कुछ कर रही थी या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जा रहे थे जो लोक हित के लिए नहीं थे, उस समय हम शायद बांग्लादेश को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। अगर शायद हम लोग अगर क्रिटिसाइज किए होते तो वहाँ की सरकार हो सकती थी कि अवेयर रहे। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2019 का जब CAA अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया था, तो उस समय कुछ पल के लिए बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना जी, इस मुद्दे पर वो साइलेंट भी रही थी। तो लगभग कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल ऑर्डर हैं, उन पॉलिटिकल ऑर्डर को एक दूसरे को सिर्फ कोऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि अगर किसी भी देश का अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम अगर गलत कर रहा है, अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपको उस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। एनीवे, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था हनारे, उन्होंने एक बात कहा था कि अगर आपको अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अगर एक व्यवस्थित जीवन, एक सुविधाजनक जीवन अगर आप जीने का उम्मीद रखते हैं, तो आपको पॉलिटिकल तौर पर अवेयर रहना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे अगल बगल जो डेमोक्रेसी चल रही है और उस डेमोक्रेसी को जो लीड कर रहे हैं लीडर, उनकी मानसिकता क्या है, क्या वह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, क्या जो हमारे संविधान निर्माता थे क्या उनके अनुरूप चल रहे थे, या प्रेजेंट टाइम में उनकी मानसिकता कुछ और है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, वह अपने राइट की डिमांड करते हैं, वो अपने अधिकार को
जानने का प्रयास करते हैं और बाकायदा सरकार से मांग भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग अगर वन वे में ये बात बोल देते हैं कि हमें खासकर पॉलिटिकल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, आई हेट पॉलिटिक्स, तो मैं उनको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हनारे के इस स्टेटमेंट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक और दार्शनिक हुए जिन्होंने भी एक बखूबी स्टेटमेंट देने का प्रयास किया था कि अगर आप वेल मैच्योर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, पॉलिटिक्स की अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर इन सारी चीज होने के बावजूद अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपनी कुछ डिमांड को नहीं रख पाते हैं, तो आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जिस समय एक मूर्ख आपके पूरे सिस्टम को चला रहा होगा और आप उसके अनुरूप चल रहे होंगे। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। एनीवे, थोड़ा सा मैं आपको अभी के जो करेंट सिनेरियो है उसको बताने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि आज 15 अगस्त के ही अवसर पर मैं इस प्रकार की वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सारी चीज़ें इंटरलिंक करेंगे और आप एक क्रिटिकल सिटीजन है तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरे अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को अगर सुनेंगे और देखने का प्रयास करेंगे तो वीडियो के अंत तक आपके अंदर कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल थॉट जरूर डेवलप होंगे। आज के समय में अगर आप देखिए, भारत के अगल बगल की देश जो हैं, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, मालदीव को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए। इन सारे देशों में अगर कहा जाए तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, सिर्फ कहने की चीजें हैं। और बीच में हम लोग एक ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी को लीड करने वाले देश हैं। तो अगर अगल बगल के देशों में इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये हमें भी जानने की जरूरत है। तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, सरकार को उसके अनुरूप काम करना होगा। जब तक गवर्नमेंट एक काम नहीं करेगी तब तक बहुत मुश्किल हो सकता है चीज़ों को लेकर के। खैर, एनीवे, थोड़ा सा हम चलते हैं पास्ट में कि कुछ दार्शनिक हुए जिन्होंने कुछ पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने का प्रयास किया। उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। एक अभी जब 1930-40 के दशक में एक ब्रिटिशर राइटर हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि जो भारत वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी देश हाल में आज़ाद हो रहे हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर आप डेमोक्रेसी अगर लाभ ही लेते हैं तो यह डेमोक्रेसी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट कहा गया था। और भारत के साथ साथ अगल बगल के हमारे जितने भी मुल्क थे, उनके स्टेटमेंट को हमने बहुत ही एक प्रकार से क्रिटिकली जवाब देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर हाल का सिनेरियो देखा जाए तो आप समझेंगे कि रियलिटी क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दुनिया स्तर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा एंशिएंट टाइम में चलते हैं। लगभग अभी जो 2024 चल रहा है, तो 2024 से एक ऐसा भी टाइम आएगा जिसको जीरो बोलेंगे। तो जीरो से पहले उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। जीरो दैट मीन्स कि उस समय ईसा मसीह का जन्म, और ईसा मसीह के जन्म से पहले उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और जीरो के बाद उसको बोलते हैं एनाडोन। यानी हम बात कर रहे हैं दुनिया में जिस समय जो सबसे पहली डेमोक्रेसी जो डेवलप हुई, यानी लिच्छवी गणराज जो वैशाली भारत बिहार में पड़ता है। लेकिन उसी के आसपास दुनिया में कुछ ऐसे देश थे जहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जैसी कुछ चीज़ें धीरे धीरे उभरना शुरू हो गया था। आपने नाम सुना होगा स्पार्टा और एथेंस का। इसी क्षेत्र की बात थी। वहाँ पर एक विचारधारा चलता था जिसको बोलते थे सोफिस्ट विचारधारा। सोफिस्ट विचारधारा क्या है? उसमें यह था कि चाहे लीडर हो वो सिर्फ अपने हित की बात करेगा, अगर जनता है तो सबसे पहले वो अपने हित की बात करेगी। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी सिस्टम चलेगा, उन सारे सिस्टम में जो सिस्टम को रन करने वाला है, सबसे पहले वह अपना प्रॉफिट सोचने का प्रयास करेगा, उसके बाद वह जनता के बारे में सोचेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान जब सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो क्या आपको लगता है कि समाज में वेलफेयर हो पाएगा? आप सोच पाएंगे? तो एक बार सोचिए।
आपका जवाब होगा डेफिनेटली नहीं। उसी समय एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस्ट, उनको कहा जाता है। वो जब आए और इस प्रकार की चीज़ें देखे, स्पार्टा और एथेंस में हमेशा स्पार्टा हार का सिचुएशन देख रहा था। आखिर सोक्रेटिस्ट ने इस बात को समझा और ये बात बोलने का प्रयास किया कि जो चीज़ें जो लीड कर रहा है सिस्टम को, वह सिर्फ अपना प्रॉफिट सोच रहा है। और जब तक कोई अपना प्रॉफिट सोच सकता है, तब तक एक सामूहिक स्तर पर एक यूनिटी की परिकल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। और उन्होंने ये बात कहा कि सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ें बता रहा है तो उसमें ये ज़रूर पूछिए कि यह बात कहाँ तक सही है और उसका उद्देश्य क्या है। और उसको लेकर के उन्होंने एक डायलेक्टिक्स थ्योरी की बात कही। और डायलेक्टिक थ्योरी ऐसा कुछ नहीं था, बस उसका मतलब था क्रिटिकल होकर के अगर कोई बात बोल रहा है तो उस बात के तह तक जाना और उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को जानने का प्रयास करना। सपोज आप मान लीजिए अगर कोई कह रहा है अर्थ और सन में कि जो सन है वह अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो अगर आप एक क्रिटिकल पर्सन है तो आप उससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों, कैसे आप ये इस बात को कैसे बोल रहे हैं, कुछ एविडेंस जरूर दीजिए। उस कंडीशन में अगर कोई एविडेंस मिलता है तभी आप उस चीज़ को फॉलो करिए, अन्यथा नहीं। कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी। अब उन्होंने हर क्षेत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क डेवलप करना शुरू कर दिया। अब उस समय के जो मोनार्की था उसको प्रॉब्लम होने लगा। वो अपने जो विचार उनके चल रहे थे उस विचार के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे थे। इनको पकड़ा गया और पकड़ करके इनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इन्होंने अपनी थीसिस बताई कि जो चीज़ें ऐसा चल रहा है, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम सामूहिक स्तर पर नहीं सोच रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्तर पर हम नहीं सोच रहे हैं। अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं और एक व्यवस्थित डेमोक्रेसी की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्हीं का एक, अगर उनका इन जनरल मैं ऐसा कहूँगा कि वो उनका स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर उनकी जब विचारधारा को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि उनको कम पता है। नहीं तो आज के समय में आप ये देखेंगे कि जिनको कुछ नहीं पता है उनको लगता है कि उनको सब चीज़ पता है। और यही कारण है एक प्रकार का लैगिंग डेवलप होना लोगों के बीच में। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं कौन से वे में आपको लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के बातों को समझिएगा। अब जो इनके जो मोनार्की सिस्टम था, सोक्रेटिस को उन्होंने बोला गया कि आपको सुसाइड या आपको मारा जाएगा इस प्रकार से। तो इसके लिए सज़ा सुनाई गई कि आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा। लेकिन उस समय कुछ यूरोपियन कंट्री में कुछ फेस्टिवल था, जिसलिए इस चीज़ को कुछ पल के लिए रोक दिया गया उसी बीच में। लेकिन उस फेस्टिवल के बाद सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीना था और अपने आप को मार देना था। उनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था प्लेटो। आने वाले समय में उनकी हम थीसिस की भी बात करेंगे कुछ मिनटों में। अब प्लेटो ने अपना पूरा इंतजाम कर दिया कि हम अपने गुरुजी को यहाँ से, सोक्रेटिस को यहाँ से बाहर निकालेंगे। पूरा व्यवस्था भी हो गया, जेल से निकलने का पूरा इंतजाम कर दिया प्लेटो ने। और प्लेटो गए भी और अपने गुरुजी से कहे कि गुरुजी अब यहाँ से आप भागिए। सोक्रेटिस ने कहा कि अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ निकल जाऊँ तो यकीनन मैं बच सकता हूँ, लेकिन जो मेरी विचारधारा है वह विचारधारा शायद दब कर रह जाएगी। तो यहाँ पर मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी ताकि मेरे विचार इस दुनिया में लोगों के पास पहुँचे और लोग इसको क्रिटिकली समझें और इस मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ को उठाएं।
ठीक है, ऐसा ही हुआ और सुक्रेट्स वहाँ से उस कारागार से बाहर नहीं गए। नहीं जाने का मतलब ये था कुल मिलाकर कि उनको जहर का प्याला पीना पड़ा और मौत के गले में अलवेज के लिए सोना पड़ा। इन सारे इंसिडेंट के बाद जब उनके जो शिष्य थे प्लेटो को ऐसा लगने लगा कि अब इस प्रकार के विचारधारा से कुछ काम चलने वाली नहीं है, डेमोक्रेसी से उनका मोह भंग हो रहा था। ये लगभग मैं बात कर रहा हूँ जब भारत में लिच्छवी जैसे गणराज्य डेवलप हो चुके थे उस समय की, और यह वही समय था जिस समय पाइथागोरस जैसे दार्शनिक इस दुनिया में चल रहे थे, अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे थे। अब प्लेटो ने यह बात बताया कि लोगों तक पहुंचने के लिए जो सबसे बेहतरीन मार्ग हो सकता है वो है आपका दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों को समझाने का प्रयास करना। इसी बीच आप देखेंगे कि एक पाइथागोरस का एक स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा होगा अगर 9th क्लास में मैथ्स में चीज़ें दी जाती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जब आप करेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस ने ये बात बताने का प्रयास किया कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर और बेस है तो दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा उसका हाइपोटेनियस। अब ये सिर्फ हम मैथ में रट लेते हैं, इसका जेन्युइन दार्शनिक फैक्ट क्या है इसको समझिए। यानी पाइथागोरस इस स्टेटमेंट, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि नेचर में हर चीज की पॉसिबिलिटी है। आप बिल्कुल अंधे होकर के न चलिए, आप नेचर ने हर चीज को लिंक करने का प्रयास किया है, बस उस लिंक को समझना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। जितना बेहतर तरीके से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास कीजिएगा उतना ही बेहतर वे में आप जाएंगे और नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेचर के साथ कनेक्ट नहीं है। नेचर के साथ कनेक्ट होना है तो आप इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। इस विचारधारा से इतना खुश हुए प्लेटो और इसी के अनुरूप इन्होंने कुछ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का मतलब ये होता है इन जनरल कि हर समय हर चीज में बदलाव होते रहता है। कुछ एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बताने का प्रयास करता हूँ। आप और आपके मित्र हाई स्कूल के फ्रेंड थे, बहुत अच्छा से एक दूसरे में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन हाई स्कूल के बाद आप दोनों ने +2 किया और +2 करने के बाद आपका मित्र MBBS करने के लिए फॉरेन चला गया और आप इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरे देश चले गए, और दोनों लोग अपनी अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद और अपने करियर को स्टार्ट करने के बाद लगभग 15 साल बाद मिले। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपका मित्र ठीक वैसा ही है जैसे आप 10th और 12 में देखते हैं तो आप गलत सोचते हैं। उसमें बदलाव हो गया होगा। आपका दोस्त वैसा नहीं होगा जैसा आप उस समय देखे होंगे, या आपका दोस्त जैसे आपको देखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप नहीं हो पाए होंगे, आप में बदलाव हो गया होगा। कभी आप सोचे हैं कि 2-4 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले आप कुछ चीज़ में ट्रस्ट करते थे, कुछ विचार में यकीन रखते थे, या कुछ आप स्टेटमेंट बोलते थे। आज जब आप में कुछ क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप हुई है तो आपको अपने ही विचार के अनुरूप खुद पर एक प्रकार की मूर्खता का अनुभव महसूस जरूर होता होगा। यही है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। आज के समय में मोस्ट ऑफ दिस केस रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम बदलाव को नहीं समझ रहे हैं। बदलाव होना ये नेचर में विद्यमान है। जो चीज़ें अगर नेचर में विद्यमान हो रही है तो आपको उसको समझना है। अगर आप नहीं समझेंगे, आप पुरानी उस
जगह पर जिस विचार के आप अनुरूप चलते थे और उसी के अनुरूप आज भी स्टैंड ले रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कोऑर्डिनेशन की समस्या होगी। हम कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, कभी आपने विचार किया? अगर सेम लेवल के लोग अगर एक साथ बैठते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि एक में थोड़ा सा ढलान होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जब तक गैप नहीं होगा आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। चलिए एनीवे आगे चलते हैं। आगे पाइथागोरस ने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सोल। इस थीसिस को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं आज का जो सेशन है इसी थ्योरी बेस पर है। थ्योरी ऑफ सोल में उन्होंने 3 बातें कहा। एक उन्होंने कहा कि जो अंतरात्मा होती है किसी भी इंसान के अंदर, उसके अंदर 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला रीजन, और रीजन को उन्होंने आर से डिनोट किया। रीजन कहने का मतलब है कि वो इंसान जिसमें हमेशा ये ललक होती है किसी भी चीज़ को जानने की, तार्किक बनने की, कि अगर कोई चीज़ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर कोई चीज़ें अगर बिगड़ रही है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और कोई चीज़ें ठीक चल रही है तो ये चीज़ें कब तक ठीक चलेगी, इस पर R&D करना, इस पर एनालिसिस करना। ये था रीजन उनका। और इस रीजन को उन्होंने गोल्ड से सिंबल के रूप में बताने का प्रयास किया कि जो रीजन वाले जो फैक्टर हैं, उस रीजन वाले फैक्टर को उन्होंने गोल्ड कहा। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में से आपके मित्र हैं या आप हैं, या बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखते होंगे जो लोग इस प्रकार के मेंटलिटी के होते हैं, बस क्रिटिकल होते हैं, या इस प्रकार की उनकी माइंड सेट होती है कि ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करते हैं। वो प्रॉफिट लॉस पर ज़्यादा यकीन नहीं करते। आप कहेंगे कि आज के समय में जो लीडर लोग हैं, हम लोगों के समक्ष आते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, वो रीजन को सुनते हैं। नहीं, ये तो प्रॉफिट लॉस है। यहाँ पर आप मार्क्सिज्म को यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा। मैं ये बात कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ सोल, और सोल में मैं बात कर रहा हूँ रीजन आर, और इसको सबसे ऊपर उन्होंने दिया जिसको उन्होंने गोल्ड से सिंबल के रूप में बताने का प्रयास किया। दूसरा चीज था कॉरेज। अब कॉरेज को उन्होंने, आप देखेंगे कि किसी के अंदर एक प्रतिभा होती है, एक ललक होती है कुछ कर गुजरने की। उसको ऐसा मतलब नहीं है कि मैं तार्किक बनूं, नहीं। जैसे आप ही का मित्र है कोई, अगर जैसे मिलेगा तो आपसे बोला है कि हमको आने वाले 2 सालों में, 1 साल के अंदर में हमको एक बॉडी बिल्डर पर्सन बनना है, हमको ग्रेट खिलाड़ी बनना है, हमको शरीर से स्ट्रांग बनना है, अट्रैक्टिव बनना है, ताकतवर बनना है। कुछ इस प्रकार के जो लोग थे, इस प्रकार की जो मानसिकता वाले लोग थे, उनको उन्होंने कॉरेज के तौर पर बताने का प्रयास किया। और सी इसके लिए उन्होंने नोटेशन दिया, और इसको उन्होंने बोला कि इस प्रकार की चीज़ें सिल्वर है। और थर्ड जो उन्होंने कहा एप्टिटाइट, जिसको बोलते हैं भूख। भूख का मतलब भोजन सब नहीं है, भोजन भी है, या आप अपने नीड भी समझ लीजिए। और नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। नींद भी नीड। अपने अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना, ये भी एक भूख है। ज़्यादा पैसे कमाना, ये भी एक प्रकार का भूख है। ये सारा चीज़ जो है ये भूख है। इसको उन्होंने इसको सिंबल के तौर पर उन्होंने नोट किया और बताने का प्रयास किया। और उन्होंने इसे कॉपर कहा कि ये कॉपर, और इनको 3 स्टेज में बताया। और उन्होंने बताया कि हर एक आत्मा में 3 चीज़ें होती हैं। दैट मीन्स आप अगर इसको कर सकते हैं RCA, यानी रीजन, कॉरेज और एप्टिटाइट। प्लेटो ने कहा कि अगर जो पर्सन रीजन से रिलेटेड है वो लोग एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप उनको लीडर बनाइए। और जो लोग कॉरेज से हैं उनको आप जो है मिलिट्री बेस के लिए तैयार कीजिए। और जो एप्टिटाइट हैं उनके लिए प्रोड्यूसर बनाइए, वो बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको नीड है डेवलप करने की चीज़ें, उनको इस क्षेत्र में लेकर के जाइए। अब उस समय एथेंस में यही चीज़ें हो रहा था। प्लेटो ने इस चीज़ को बताया कि जो लोग रीजन फैक्टर के हैं वो लोग कवरेज में चले जा रहे थे, जो कवरेज वाला जो लोग थे वो लोग आपके एप्टिटाइड में चले जा रहे थे।
तो जब चीज़ें एक प्रॉपर वे में नहीं चलेगी तो इस प्रकार के सिचुएशन डेवलप होंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और दुनिया स्तर में अगर आप इस विचारधारा से अगर संतुष्ट हैं तो आज के दुनिया स्तर पर जिस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है। जहाँ चल रही है वहाँ चीज़ें ठीक है, जहाँ चीज़ें नहीं चल रही है वहाँ चीज़ें अव्यवस्थित है। एक स्टेटमेंट है, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। क्या कहने का मतलब, अगर आप एक सीरियस यूपीएससी कैंडिडेट हैं तो इस फ्रेज को समझ गए होंगे, क्योंकि यूपीएससी ने इसको कितना मर्तबा कभी न कभी ऐसे में इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछने का प्रयास किया है। इस चीज़ को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक गुफा में हैं और गुफा के पास एक छोटी सी दीप जल रही है और ऐसा इमेजिन करना है कि आप कभी उस गुफा से बाहर आए ही नहीं। जरा सोचिए कि उस दीप जल रहा था, उस समय आपके पास अगर कोई टॉर्च लेकर के जाए तो आपको तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, शायद इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर उस गुफा से अगर आप बाहर आएंगे तो पूरी दुनिया लाइट से क्या है, भरपूर है। तो सोचिए यही कहानी है कि दुनिया स्तर पर जितनी भी चीज़ें हो रही है उसको और बेहतर किया जा सकता है। आप जो आइडिया दे रहे हैं, जो चीज़ें बोल रहे हैं, वो पूर्णतः आप उसको सत्य नहीं मान सकते। आप जब जैनिज्म में भी पढ़ेंगे तो कोई भी जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट के पीछे 6 कॉज होते हैं। तो लगभग कहने का मतलब है कि जो चीज़ें अगर आप ये कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं करेंट सिनेरियो में, जैसा कि आज 15 अगस्त है तो इस पर हम बात करते हैं। इन सारे चीज़ को जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जिस प्रकार ब्रिटिशर कुछ इलीगल वर्क कर रहे थे, हमारे राइट्स को देने का प्रयास नहीं कर रहे थे, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ें देखेंगे कि हमने लगभग 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, समझा और जो हमें व्यवस्थित लगा उस व्यवस्थित होने के बाद और उस व्यवस्थित को एक पूर्ण स्वरूप दे करके हमने अपना संविधान तैयार किया। जब हमारे राइट्स 2 प्रकार के थे, एक ऐसे राइट जो हमको मैंडेटरी थे और कुछ एक ऐसे राइट जो आने वाले समय में भारत सरकार के अंदर अगर पोटेंशियल होगी तो उसको भी हम एक मैंडेटरी राइट बनाएंगे। तो जो मैंडेटरी राइट था उसको कहा गया फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और दूसरा जो रियल में 1947 के लिए हमारे लिए उपयुक्त नहीं था उसको बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। वह कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसका बखूबी के साथ चर्चा किया गया है। जैसे इक्वल वेजेज, आर्टिकल 44 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। तो यही सब चीज़ है जिस चीज़ को आपको समझना है। हमने बात किया कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्तर पर इक्वल हो सारे लोग। हमने फंडामेंटल राइट में इतने राइट दिए, आर्टिकल 22 से लेकर के 35 तक लगभग हमने आर्टिकल के माध्यम से लोगों को राइट देने का प्रयास किया है। अगर उस राइट के अकॉर्डिंग अगर आपको चीज़ें नहीं मिलती है तो एक विडंबना है। आज के समय में आप देखेंगे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में इक्वल होना मैंडेटरी है। तो आप जरा सोचिए, क्या सामाजिक स्तर पर हम इक्वल हैं? क्या इकोनॉमिक स्तर पर हम इक्वल हैं? क्या पॉलिटिकल स्तर पर क्या हम लोग इक्वल हैं? क्या यह सच में लोकतंत्र है या भीड़तंत्र? मैं खास करके किसी पार्टी ओरिएंटेड या किसी गवर्नमेंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग अगर मैं डेटा की अगर बात करूँ तो लगभग 0 से 15 वर्ष, मैं 2011 के सेंसस की बात करता हूँ,
जीरो से लेकर के 15 वर्ष के जो लोग हैं लगभग 30% और लगभग 55 से लेकर के 60% आबादी वो आबादी है जो 15 से लगभग 59 साल की है। और इस 60% आबादी में दो सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको कहते हैं जिसको एक व्यवस्थित जॉब है, उसको प्रॉपर वे में सब चीज़ सिस्टमेटिक चल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जैसे दहाड़ी मजदूर, जिनको पता है ही नहीं कि आज उनको जॉब है कल नहीं है। इनकी संख्या कितनी है, एक डेटा जरूर सर्च कीजिए आप। भारत में अगर आप बात करें तो लगभग 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लगभग 4% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, 6% यूरोपियन कंट्री में, 4% के अराउंड चाइना में। तो इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो, जरा एक बार आप पता कीजिए कि लगभग कुछ डिकेड्स में हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार का कंडीशन है, इस प्रकार का सिचुएशन है। तो क्या जिस प्रकार की एक थॉट से 1947 से लेकर के 1950 के बीच में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए बाबा साहब अम्बेडकर और सारे महत्वपूर्ण जो हमारे फ्रीडम फाइटर आदरणीय हैं, क्या उनकी जो मानसिकता है, क्या उस मानसिकता के अकॉर्डिंग हम आज के समय में चल रहे हैं? क्या लोगों को जिस प्रकार की राइट चाहिए, जिस प्रकार की उसको डिमांड की बात करते हैं, क्या वो डिमांड मिल पाती है? अब पॉलिटिकल, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि जो आज करके जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लीडर क्वालिटी है, उस लीडर क्वालिटी किस स्तर का है आप समझिए। जितने भी टेस्ट होते हैं, अब देखिए अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो नीट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप इंजीनियर हैं तो अगर आप PSU में जॉब लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि गेट में अच्छे स्कोर करें। तो जितने लीडर हैं उनके लिए क्यों नहीं? क्या हमारे देश में कुछ ऐसे पोटेंशियल युक्त लोग नहीं हैं जो अच्छा से सिस्टम को चला पाएँ? उनके पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन उनके पास चांस ही नहीं मिलेंगे। जबकि आप हमारे प्रियम्बल को पढ़ें और अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा कि 3 स्तर पर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। दैट मीन्स कुछ ऐसे समझिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो क्या इस प्रकार की चीज़ें हैं? तो जितनी क्रिटिकल लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आएंगे उतना देश डेवलप होगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। एक शब्द बोला जाता है क्रोनिकल कैपिटलिज्म, जिसको आपने सुना भी होगा। अगर कहूँ कि जो थ्योरी ऑफ सोल है आपका प्लेटो का, उस थ्योरी ऑफ सोल में जो रीजन है, रीजन वाले लोग हैं और एप्टाइट वाले जो लोग हैं, अगर ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे का हेल्प करने लगे तो हो गया क्रोनिकल कैपिटलिज्म। यानी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट और प्लस उद्योगपति अगर मिल करके, जैसे चुनाव हुआ तो उद्योगपति ने हेल्प कर दिया गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट रूल में आई तो कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट का एक तरीका से देखा जाए तो तेजी के साथ डेवलपमेंट होने लगा। अगर आप एक सीरियस सिटीजन हैं या अगर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ज़रा एक बार लगभग जो जितने बड़े उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, जब लॉकडाउन का कंडीशन डेवलप हुआ तो उस समय इन लोगों का ट्रेड कितना तेज़ी के साथ बढ़ा, और बाकी लोग कुछ ऐसे हो गए जिनका आज के समय में कोविड ख़त्म होने के 3-4 साल बाद भी उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनकी जॉब चली गई और आज के समय में भी वो एक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में नहीं जुड़ पाए। तो कहाँ है समस्या? क्या सच में हम क्रोनिकल कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं? क्या बांग्लादेश में इस प्रकार के सिचुएशन क्यों डेवलप हो? अभी आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश के जो जनरल हैं, वो जनरल शेख हसीना के रिलेटिव हैं, उनके कज़न के हस्बैंड हैं, उनकी जो बहन है एक बहन के, और उनको इस टॉप पोजीशन में लाने का पूर्ण योगदान शेख हसीना का माना जाता है। और जब लोग उग्र हो गए तो उग्र होने के बाद लगभग उसी जनरल ने शेख हसीना के अगेंस्ट जाना पड़ा
और जाने के बाद ये बोलना पड़ा कि विथ इन ए मिनट्स, कुछ मिनटों के अंदर में आपको इस देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। हाल की डेटा की अगर मैं बात करूं तो लगभग दुनिया के जितने महत्वपूर्ण देश हैं, सारे देशों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। हाल खबरों में आपने सुना भी होगा कि शेख हसीना जी लगभग पैसे के अभाव में लगभग अपना अच्छा से एक जो भी नीडेड जो चीज़ें थी उसको नहीं खरीद पा रही थी। लगभग इस प्रकार के सिचुएशन देखे जाते हैं। तो लगभग आज के समय में लगभग सिर्फ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना ही इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ये ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल अवेयर रहें। जितना अवेयर रहेंगे चीज़ें उतनी स्मूथ चलेगी। हमें बिल्कुल अंधकार में रहने की जरूरत है। आप जिस भी प्रोफेशन में, प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस स्टेटमेंट से ज़रूर अवेयर रहिए कि अगर आपके साथ साथ आने वाले जनरेशन को अगर एक व्यवस्थित स्वरूप देना है तो पॉलिटिकल अवेयर रहना पड़ेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ को तो फेंक दी गई, लेकिन ज़रा सोचिए कि शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ पर एक तरीका से जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, अल्पसंख्यक बना, जो वहाँ के जो पूर्ण संख्यक लोग हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित किया गया। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? कहीं ना कहीं ये जनता। और जनता, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जनता अगर पहले अवेयर रहती तो लगभग इस प्रकार के सिचुएशन डेवलप नहीं होते। आप कुछ ऐसा कीजिए, आप अपने राइट्स के प्रति इस प्रकार से सजग रहिए ताकि कोई इस पूरे सिस्टम को एक कठपुतली की भांति रूल ना करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ने अगर इस पूरे वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार फिर आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।